मेरा नाम प्रमोद कुमार, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। आज हम पढ़ रहे हैं भारत में कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता की प्रवृत्तियाँ। भारत में कृषि आर्थिक जीवन का आधार, रोजगार का प्रमुख स्रोत एवं विदेशी मुद्रा अर्जन का प्रमुख साधन ही नहीं बल्कि भारतीय किसान के जीवन यापन का प्रमुख तरीका भी है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारशिला है, क्योंकि राष्ट्रीय आय का लगभग 27 से 28% भाग कृषि से ही प्राप्त होता है। यह व्यापार, उद्योग एवं यातायात की जीवनदाता जननी है। भारत में जलवायु की विविधता एवं मिट्टियों की भिन्नता, भूमि की बनावट आदि कारणों से कई प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। भारतीय कृषि फसलों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जा सकता है, जैसा इस तालिका से स्पष्ट है। ऋतुओं के आधार पर और बी फसलों के स्वरूपानुसार। अगर हम ऋतुओं के आधार पर हम बात करें तो रबी की फसलें, खरीफ की फसलें और ग्रीष्मकालीन फसलें इसमें आती हैं। रबी की फसलें, ये फसलें नवंबर दिसंबर में बोई जाती हैं तथा मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। इनमें गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों आदि आते हैं। खरीफ की फसलें ये जून जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती हैं। इनमें ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल, मूंगफली आदि आते हैं। ग्रीष्मकालीन फसलें, ये फसलें मार्च से जुलाई के मध्य पैदा की जाती हैं और इनमें तरबूज, खरबूजे, ककड़ी एवं पशु चारा आदि आते हैं। फसल के स्वरूपानुसार यदि अपन बात करें तो खाद्यान्न फसलों में गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ और दालें आती हैं। व्यापारिक फसलों में कपास, गन्ना, तिलहन, चाय, जूट और तंबाकू आते हैं। पौधे वाली फसलें में चाय, कॉफ़ी, नारियल, रबर, इलायची आदि आते हैं। बागानी फसलों में प्याज, आलू, फल और सब्जियां और चारे की फसलों में विविध प्रकार की घास, रिज़्का एवं चारा आदि। फसलों के स्वरूप, ढांचे का अर्थ। फसलों के ढांचे या स्वरूप का अभिप्राय देश के विभिन्न भागों में बोई जाने वाली फसलों के प्रकार एवं उनके अंतर्गत बोए जाने वाले क्षेत्र पर से है। अर्थात देश की कृषि योग्य भूमि में कौन कौन सी फसलें उसके कितने कितने भाग में बोई जाती हैं। एक विकासशील देश में फसलों का स्वरूप देश की आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहना उपयुक्त रहता है। वैसे तो देश में फसलों का ढांचा बहुत कुछ देश की भौतिक परिस्थितियों, मिट्टी की बनावट, धरातल, जलवायु, वर्षा आदि पर निर्भर करता है, पर फसलों के ढांचे पर आर्थिक घटकों, तकनीकी परिवर्तनों, राजनैतिक निर्णयों तथा सामाजिक तत्वों का भी प्रभाव पड़ता है। भारत की विशालता एवं विविधता को देखते हुए भारत में फसलों को मोटे रूप से 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। खाद्यान्न फसलें, इस श्रेणी के अंतर्गत चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का की फसलों के अतिरिक्त दलहनों में चना, उड़द, मूंग, तुअर आदि दालों का समावेश होता है। 1950-51 में सभी प्रकार की खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत खरीफ तथा रबी का कुल क्षेत्रफल 973 लाख हेक्टेयर था। वह बढ़कर 1990-91 में 1278 लाख हेक्टेयर हो गया, जबकि 1996-97 में यह घटकर 1245 लाख हेक्टेयर रह गया था। खाद्यान्न फसलों में भी चावल तथा गेहूं की फसलों का प्रमुख स्थान है। खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत भारत की कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 75% भाग आता है। गैर खाद्यान्न अथवा व्यापारिक फसलें, इन फसलों के अंतर्गत गन्ना, कपास, पटसन, तिलहन, मूंगफली, तिल, सरसों, राई आदि, चाय, कहवा, तंबाकू एवं मसालों आदि फसलों का समावेश होता है। इन फसलों के अंतर्गत कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 25% भाग आता है। जहां 1950-51 के दौरान इन फसलों के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल 190 लाख हेक्टेयर था, वहां इन फसलों के अंतर्गत 2006-07 में 261 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल था और कुल उत्पादन में इन फसलों का लगभग 36% भाग था। अन्य फसलें, इसके अंतर्गत सभी गौण
फसलों का समावेश होता है, जो मुख्य उपज के साथ साथ गौण उपज के रूप में स्वतः उत्पादित होती हैं। इन गौण फसलों का कुल कृषि उत्पादन में लगभग 8% भाग है। भारत में कृषि फसलों के स्वरूप ढांचे का ज्ञान मोटे रूप से अग्रजो तालिका दी हुई है, उसमें विभिन्न फसलों के अंतर्गत क्षेत्र तथा उत्पादकता को दर्शाया गया है। हम बात कर रहे हैं भारत में फसलों के ढांचे स्वरूप की मुख्य विशेषताओं के बारे में। खाद्यान्न फसलों की प्रधानता। भारत में कुल कृषित भूमि के लगभग 72.5% भाग में खाद्यान्न फसलें बोई जाती हैं, जबकि गैर खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत कुल कृषि भूमि का केवल 28% भाग ही है। कुल उत्पादन मूल्य में भी खाद्यान्न फसलों का लगभग 60% भाग है। खाद्यान्न फसलों में भी चावल एवं गेहूं की फसलों की प्रधानता है। 1950-51 के मुकाबले पिछले 66 वर्षों में चावल तथा गेहूं के क्षेत्रफल तथा उत्पादन दोनों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। जैसे टेबल से स्पष्ट है, 1950-51 में चावल की फसलों का कुल क्षेत्र 308 लाख हेक्टेयर तथा गेहूं फसल का केवल 58 लाख हेक्टेयर था। वह 2013-14 में बढ़कर 439 लाख हेक्टेयर तथा 312 लाख हेक्टेयर पहुंच गया। इस प्रकार चावल का उत्पादन 1950-51 में 206 लाख टन से बढ़कर 216-17 में रिकॉर्ड 1088.6 लाख टन तथा गेहूं का उत्पादन भी 65 लाख से बढ़कर 966.4 लाख टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। मौसमी फसलें रबी एवं खरीफ। भारत में मानसूनी जलवायु होने के कारण भारत के अलग अलग क्षेत्रों में रबी एवं खरीफ की 2 फसलें होती हैं। खरीफ की फसलों में चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, कपास एवं गन्ना आदि प्रमुख हैं, जो गर्मी के तत्काल बाद मानसून प्रारंभ होते ही बोई जाती हैं। रबी की फसलों में गेहूं, चना, जौ, मसूर आदि फसलें हैं, जो सर्दी में बोई जाती हैं। भारत में फसलों के स्वरूप में परिवर्तन का दौर चल रहा है। 1904-05 में खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत बोया गया क्षेत्र कुल कृषित क्षेत्रफल का 83.3% था। वह घटकर अब 72.5% के लगभग रह गया है, जबकि गैर खाद्यान्न एवं व्यापारिक फसलों के अंतर्गत बोया जाने वाला क्षेत्र पूर्व के 16.7% से बढ़कर अब 27.5% के लगभग पहुंच गया है। दोनों के उत्पादन में भी अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। यदि हम बात करें फसलों के स्वरूप में परिवर्तन, एक विकासशील अर्थव्यवस्था में परिस्थितियों व आवश्यकता अनुसार फसलों के स्वरूप में भी परिवर्तन होता है। भारत में हाल ही के कुछ वर्षों में खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत बोए गए क्षेत्रों में दालों का क्षेत्र कम हुआ, जबकि मुख्य खाद्यान्नों के क्षेत्र में वृद्धि हुई है। यहाँ तक कि व्यापारिक फसलों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का भी खाद्यान्न फसलों की ओर अंतरण हुआ है। फसलों के स्वरूप के निर्धारक तत्व, भौतिक एवं प्राकृतिक तत्व। इसके अंतर्गत मिट्टी की प्रकृति, जलवायु, वर्षा आदि तत्व आते हैं। सामान्य फसलों का स्वरूप इन भौगोलिक कारणों से बहुत प्रभावित होता है। जैसे कपास के लिए काली मिट्टी, तो गेहूं के लिए दोमट मिट्टी, चावल के लिए अधिक वर्षा आदि, तो ज्वार बाजरा वाले कम वर्षा में उपज जाता है। ये कारण है कि उत्तर प्रदेश व मैदानी क्षेत्रों में चावल, गेहूं आदि फसलों की प्रधानता है, तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल, गन्ना, जूट आदि बोया जाता है। आर्थिक तत्व, इसके अंतर्गत हम मूल्य परिवर्तन, लाभ की आशा, खेत का आकार, आदानों की पूर्ति आदि का समावेश करते हैं। यह आर्थिक कारण फसलों के स्वरूप में परिवर्तन लाने में प्रभावी तत्व है। राजनैतिक तत्व, सरकार भी अपनी नीति से फसलों के स्वरूप को परिवर्तित कर सकती है। जब सरकार खाद्यान्न फसलों का विस्तार करना चाहे तो अनेक रुकावटें डालकर या कर लगाकर उनके विस्तार को रोकती है। तकनीकी घटक भी कृषि फसलों के स्वरूप में परिवर्तन लाते हैं। भारत में हरित क्रांति की 1966 में शुरुआत के बाद चावल तथा गेहूं की उन्नत फसलों के क्षेत्र में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। सामाजिक एवं ऐतिहासिक घटक, स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व फसलों के चुनाव पर जनसंख्या के घनत्व,
भूमि धारण की व्यवस्था तथा सामाजिक प्रथाओं आदि घटकों का प्रभाव अधिक बलवती था। किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद फसलों के चुनाव पर आर्थिक घटकों तथा तकनीकी घटकों के साथ साथ सरकारी नीति का प्रभाव बढ़ गया है। अभी भी कुछ किसान अपने सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सभी फसलें बोते हैं, पर यह प्रवृत्ति घटी है।